अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के हवाले से। ऑफ कोर्स यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का फ़ैसला, और ऑफ कोर्स जब तमाम सेक्टर्स के अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि कॉपरेशन देखा जाता है तो वो आने वाले दिनों के लिए बहुत ज़्यादा एक खुशाइन इनिशिएटिव्स होते हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, यानी कि हम बात करें यूएपी, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉरिडोर के तहत रेल राब्ते का मुआहदा हुआ है। ये अग्रीमेंट बहुत ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है पाकिस्तान के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए एंड अफ़गानिस्तान के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, यहाँ बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, तो ये इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि रोल प्ले करेगा अपना इन द मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। तो आज इसमें भी हम डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान को इस रूट से, इस लैंड रूट से कितना फ़ायदा हो सकता है। रीजन के अंदर ऑलरेडी हम रशिया से इन कॉन्टैक्ट्स हैं कि वहाँ पे भी ये जो हम कह सकते हैं बाय लैंड रूट जो है वो राब्ते हों, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे आज। और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान जो ये न्यू ट्रेन के हवाले से कुछ रेवोल्यूशंस लेकर आ रहे हैं अपने रीजन के अंदर, ये कितना ज़्यादा एक मददगार होगा। आज हम ये भी देखेंगे ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये अज़्म है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी रखनी है, यानी कि इस ज़राई शोबे की बहाली के लिए एक रोड मैप तैयार करना है और इसका हुक्म भी दे दिया गया है। आज इसमें भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये, और आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी प्रोडक्शन हो सकती है, न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना अपने स्टूडेंट्स भी भेज रहा है एग्रीकल्चर के हवाले से, उनकी स्टडीज़ में एग्रीकल्चर स्टडीज़ को फ़रोग देने के लिए, और ख़ासकर जब R&D होगा तो पाकिस्तान में कितना ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे। अनदर न्यूज़ इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगेन एक नया माइलस्टोन अचीव हुआ। 1,40,000 का इंट्राडे हाई बना आज, और एक हम कह सकते हैं कि क्लोजर, सस्टेनेबल क्लोजर रहा 138,000 एंड देयर अबाउट। लेकिन अभी हम जो आपसे अपडेट्स शेयर करेंगे तो बताएंगे, लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक यानी कि 140,000 का माइलस्टोन, ये साइकोलॉजिकल बैरियर इंट्राडे हाई में आज मार्केट ने अचीव किया है। आज इसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, मार्केट के कितने लेवल्स बाकी हैं और मार्केट के अंदर क्या क्या हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपको बताएं कि रिजर्व्स में इजाफा देखा गया है तकरीबन $23 मिलियन का, यानी कि अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के रिज़र्व्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक ज़बरदस्त जो हम कह सकते हैं कि तेज़ी देखी जा रही है इन दी रेमिटेंस, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। एंड वन लास्ट न्यूज़ जो आपसे शेयर करें वो ये कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए जो एक कोशिशें हैं वो ज़्यादा तेज़ कर दी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में ये इजलास हुआ और इसमें EV कार्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन हुई कि कितना एक आम लोगों तक इसकी जो है वो रसाई मुमकिन हो। आज इसके हवाले से बात करेंगे। चलें जी, एक इकोनॉमी के हवाले से रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए पुरज़्म है। खास तौर पर छोटे किसानों को मराद की फरहमी और उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की ज़राई तरक्की के लिए मनसूबा बंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वो छोटे और दरमियाने दर्जे की ज़राई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फरहमी से मुतालिक एक अमली मनसूबा पेश करें। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान के ज़राई शोबों की तरक्की का दारोमदार छोटे किसानों को सहूलियात की फराहमी पर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 12 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों को जदीद ज़राई सहूलियात की फराहमी सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार में वैल्यू एडिशन पर है। ज़राई अजनास की प्रोसेसिंग से बरामदात में इजाफे के लिए किसानों को दरकार सहूलियात और तरबियत के लिए इकदामात को भी इस्लाहात में शामिल किया जा रहा है। इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए वज़ीर आज़म ने मजीद हिदायत की कि जदीद ज़राई मशीनरी, मसनूई ज़हानत और मयारी बीजों की खरीदारी के लिए भी किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फ्राहम करने का अमली मनसूबा पेश किया जाए। ये इकदाम पाकिस्तान के ज़राई शोबे को मजबूत बनाने और मुल्क की मईशत को तरक्की देने में अहम किरदार अदा करेंगे। जी, आपने रिपोर्ट देखी और ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़। वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद है खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। रिपोर्ट भी आपने देखी है और रिपोर्ट के अंदर भी ये वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कितना ज़्यादा कीन हो के एग्रीकल्चर सेक्टर, इसकी पॉलिसीज़ के हवाले से, स्ट्रेटेजिक प्लान्स के हम कह सकते हैं कि ख्वाह हैं। तो आप क्या कहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। आपने शुरू किया ज़रिए से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे अहम शोबा है और शुरू से यानी जब से मुल्क कायम हुआ है हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है 70-80%, अब भी 60-62% हमारी ज़रिया आमदनी या रोज़गार जो है, ये जो आबादी है उसका ताल्लुक़ ज़राअत से है। बदकिस्मती से ज़राअत के शोबे में एक तवील अरसे से जदीद टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया गया और वही जो फरसूदा और पुराना निज़ाम था उसी पे हम चला रहे थे। अब अच्छी बात ये हुई है कि मौजूदा हुकूमत ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और ख़ास के वज़ीर आज़म साहब इस मामले में काफ़ी संजीदा हैं। वो बार बार जोर दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर को जदीद तकाज़ों पे लाया जाए, एग्रीकल्चर के लिए जदीद मशीन्स लाया जाए, एग्रीकल्चर के लिए जदीद ज़हन लाया जाए, जदीद तालीमात के हसूल के, क्योंकि सबसे बड़ा मसला दो है, ज़मीन की साख्त, बीज की साख्त, यानी हमारे पास अच्छे बीज नहीं हैं, हमारे पास जो कल्टीवेशन की मशीन है वो बहुत पुरानी है। तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सख्ती से इस पे ज़ोर दिया है कि ज़राअत के शोबे को, और फिर वैल्यू एडिशन भी उन्होंने कहा कि इससे हम क्या क्या चीज़ें, और यानी जैसे मैं बुनियादी तौर पे तो एग्रीकल्चर का आदमी, लेकिन इतना जानता हूँ कि बेशुमार चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में ज़ाया कर दी। जैसे गन्ने का जो वेस्टेज है, हमें कोई शुरू में 20 साल तक अंदाज़ा नहीं था कि उसके क्या फ़ायदा है, लेकिन 1960 में पता चला कि उससे टोबैको बनता है, या टोबैको में बहुत सारे काम। इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं, गन्ना है या गेहूँ है या चावल का जो कवर है, छिलका जिसको हम चाहें तो इस पे बहुत काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूरत इस बात की, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे मिल के इसको फ़रोग़ दिया जाए, और वही जो बुनियादी हुकूमत का मंशा है कि इसमें टेक्निकलिटीज़ जो है, जो मौजूदा क्योंकि अब दुनिया में आपको शायद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगे कि यूरोप, अमेरिका तो बहुत बड़ा मुल्क है, यूरोप जो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया। जैसे जापान में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया कि 6-6 फीट और 4-4 फीट के नारियल और आम के दरख्त, जो हम आज से कोई 20 साल पहले ख्वाब ख्याल में नहीं सोच सकते थे कि इसी साइज़ का जो दरख्त जो बहुत बड़ा होता था, छोटा और फल उतना ही। तो उस जदीद टेक्निक पे अगर पाकिस्तान में हम काम करें तो ज़मीन की बचत होगी, खाद की बचत होगी, फर्टिलाइज़र की बचत होगी, और आला क्वालिटी प्रोडक्शन। प्लस बीज हमारा बहुत बड़ा मसला है, जैसे किसी ज़माने में मैक्सी पाक आता था, इसी तरह बीज की, अगर दुनिया की बेहतरीन बीज हम हासिल करें और कल्टीवेशन सही करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि एग्रीकल्चर में जहाँ 1 एकड़ की जो पैदावार है वो उससे 3 गुना बढ़ जाएगी, जिससे जो किसान है उसको भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा। फातमी साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने एग्रीकल्चर के बारे में। मैं आपसे उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के हवाले से ऑफ कोर्स ये पूछना चाहती हूँ, यानी कि यूएपी कॉरिडोर के तहत रेल राब्ते का मुआहदा हुआ है, ये एग्रीमेंट कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिसमें पाकिस्तान से ऑफ कोर्स रीजन के अंदर हमारी एक तो रसाई हो जाएगी, और दूसरा ये कि गुड्स के हवाले से, फ्रेट के हवाले से हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ख़ासकर इन द मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट? देखिए, मैं तो बहुत हैरान भी हूँ और ख़ुश भी हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, उस पर सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे कशीदा ताल्लुकात रहे हैं पड़ोसियों से, ख़ास के अफ़गानिस्तान। अब अगर अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये जो कॉरिडोर बनेगा तो उसमें अगर रेलवे का निज़ाम शामिल हो, यानी रेल लाइन शुरू हो जाए, तो गोया सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते वस्त एशिया के तमाम जो चीज़ें हैं वो आसानियाँ हमारी बंदरगाह से हासिल कर सकते हैं। तो कराची, पोर्ट कासिम और गवादर, ये 3 पोर्ट जो है हमारा, ये 3 पोर्ट बहुत फ़ायदा दे सकता है कि यहाँ से माल जा सकता है सेंट्रल एशिया, और वहाँ से माल आ सकता है यानी अफ़गानिस्तान के रास्ते। तो मैं ये काबुल में ये मुआहिदा हुआ है, और हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद थे, उनके दरमियान हुआ है, और उज़्बेकिस्तान के भी मौजूद थे जो वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी जो थे अफ़गानिस्तान के। तो ये मैं समझता हूँ कि मुआशी तौर पे और मुआशी से ज़्यादा समाजी और सियासी, देखिए होगा क्या, सबसे ज़्यादा जो हमें इस वक्त थ्रेट है पाकिस्तान में, वो जो बहुत सारी बदमाशी और बहुत सारे बुरे लोगों की वजह, बहुत सारे दहशतगर्दों की वजह से जो हम डिस्टर्ब हैं, अगर हमारे अफ़गानिस्तान से रास्ता साफ़ हो जाता है और रेलवे लाइन खुल जाती है, तो न सिर्फ ये कि तजारत बेहतर हो जाएगी, बल्कि इस पूरे इलाके में खुद ब खुद खुशहाली की वजह से अमन आ जाएगा। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी देखिए होता क्या है, पूरी दुनिया
کیمیا کا ایک نظام یہ کہ خوشحالی بہت سارے عیوب کو اور بہت ساری برائیوں کو اور بہت سارے جرائم کو ختم کر دیتی. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کی جو بندرگاہ ہے کتنا اہم رول پلے کر رہی ہے یا کرے گی. تو یو اے میں یہ جو ہے اپنا یو اے پی یہ بہت قابل قدر پروگرام کیا ہے انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جلد از جلد کوشش کرنا چاہیے کہ اسے عملی صورتحال عملی جامہ پہنا دیں. اچھا فاطمی صاحب، ایک طرف ہم ریجن کے اندر بڑے خواہاں ہیں کہ ہمارے جو ایک روابط ہیں وہ بہتر ہو جائے، وہیں ہم یورپی یونین کے ساتھ بھی اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پاکستان اینڈ یورپی یونین دوبارہ ایک کنیکٹیوٹی کے اندر آ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری کوپریشن ہے وہ کتنا زیادہ کن سیکٹرز میں ہو سکتی ہے اور کس کس چیزوں پہ اتفاق ہوگا، یہ بھی بتائیے گا. دیکھیے کل ہی میرا خیال برسلس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ میٹنگ جو ہے بنیادی طور پہ سیاسی مکالمے کی 10ویں گویا میٹنگ ہے، یہ انعقاد ہوا ہے. اچھا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ جو 2019 میں یہ طے پایا تھا اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان، اسی کو ہم نے اثر نو اس میں ترتیب دیا. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یورپی یونین سے جو ہمارے تعلقات میں بہت ساری کاروباری لحاظ سے رکھنے آ گئے تھے، رکاوٹیں آ گئی تھیں، وہ ختم ہوگی. کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ ہے ہی سیاسی مکالمے کا. تو جب یہ سیاسی مکالمے کا 10واں راؤنڈ ہے اور یہ ہماری اسی کی گویا پیش رفت ہے جو 2019 میں پہلے ہو چکی ہے، اسی کا گویا جائزہ لیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ سیاسی، سفارتی، تجارتی، اور اس میں ہماری آمنہ بلوچ صاحبہ جو تھیں انہوں نے اس کو ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا، جو ہماری سفیر بھی ہیں اور خارجہ کی شاید وہ سیکریٹری بھی ہیں. اور ادھر سے میرا خیال ہے کہ یورپی یونین سے یولاف صاحب تھے، وہ بھی موجود تھے. تو اس میں یہ ہے کہ مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، ویسٹ ایشیا بھی شامل ہے، یورپی یونین بھی شامل ہے. تو دیکھیے پوری دنیا میں 3-4 سیکٹر ہیں اس وقت. جیسے انڈیویجول میں رشیا، چائنا، انڈیا، یہ سب انڈیویجول ہیں. ایز اے برکس میں وہ لوگ بھی ہیں. لیکن جب ہم کلیکٹیولی بات کرتے ہیں تو یہ تو دوڑ کے جاتے ہیں ہم امریکا، یا دوڑ کے جاتے ہیں انگلینڈ، یا پھر ہم 27 یا 28 ممالک ہیں جو یورپی یونین کے، وہ گویا ہم ایک ہی ہاتھ سے یا ایک ہی طریقے سے یا ایک ہی کوشش میں ایک ساتھ انفلوئنس کرتے ہیں اتنے ممالک کو. یورپی یونین اس وقت دنیا میں بظاہر ہم عام طور سے نہیں سنتے ہیں، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو یہ گڑھ ہے اس وقت پوری دنیا میں، بزنس کا بھی، کوالٹی کا بھی اور معیار کا. بیلجیم اٹسیلف آپ کو پتا ہے کہ مین ہب ہے یورپی یونین کا، وہیں سے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، وہیں سے ساری چیزیں چلتی ہیں. تو یہ جو ہماری سفارتکاری کی کوشش ہے اور یہ جو یورپی یونین کے ایکسٹرنل ایکشن سروسز کی جو تمام کوششیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس پہ ہم کنٹینیو کریں اور 2019 میں جو طے پایا تھا اس کو ہم کنٹینیو کر دیں، تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے پہلے سفارتی ہے، اور سفارتی سے پھر تجارتی ہے، تجارتی سے پھر معاشی ہے. بالکل بالکل. اچھا فاطمی صاحب یہ بھی بتائیے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک نیا مائل اسٹون اچیو کر لیا ہے، 1,40,000 کا انٹرا ڈے ہائی میں اچیو کیا ہے، اور کلوزر ہمارا وہی 1,38,000 اینڈ دیر اباؤٹ ہوا ہے. تو کیا کہیں گے کتنا زیادہ ایک امپورٹنٹ ہے اسٹاک ایکسچینج، خاص کر جو کہ ایک حکومت کی جو ایک انیشیٹیوز ہے اور خاص کر اکانومی کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کی عکاسی کر رہی ہے؟ بھائی دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی، میں اس کا ایکسپرٹ نہیں اسٹاک کا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اسٹاک از اے سمبل، اسٹاک از اے سائن، اسٹاک از اے سمجھیے ایک نشان ہے جس سے کسی ملک کی ترقی کا اندازہ. جیسے چھوٹی سی بات بتا دوں کہ زلزلہ آ جائے تو اسٹاک گر جاتا ہے، تیز آندھی آ جائے تو اسٹاک گر جاتا ہے، کسی ملک میں بم گر جائے تو اسٹاک ہو جاتا ہے، دہشت گردی ہو تو اسٹاک گر جاتا ہے، فلسطین میں ہنگامہ ہو تو اسٹاک گر جائے، ایران پہ حملہ ہو جائے تو اسٹاک گر جائے. تو اگر تو اسٹاک ہمارا اوپر جا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا شاید 2-3-4 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اوپر جائے گا، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں یہ 150 تک بھی چلا جائے گا، تو یہ ایک اتنا بڑا سائن. اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ جو بیرونی انویسٹر ہیں ان کا اعتماد آپ پہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوکل
लोकल इन्वेस्टर हैं वो इसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक आपको पता है कि वादे का सौदा है ना, कि खरीद रहे हैं और बेच रहे खरीद। तो मेरे अपने हिसाब से जो नाक़िस राय है वो ये है कि स्टॉक का मजबूत होना इस बात की अलामत है कि आपके यहाँ मुआशी इस्तेहकाम न सिर्फ आ रहा है बल्कि सस्टेन कर रहा, बरकरार है। और अगर यही रफ्तार रही तो बहुत मुमकिन है कि आपको इंडस्ट्री सेट करने में और जो बाहर के इन्वेस्टर उनको लाने में आसानी होगी। अच्छा फातमी साहब, गवर्नमेंट ने ईवी कार्स जो हैं उसके ऊपर यानी कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का फैसला किया है और ख़ासकर आम लोगों के लिए ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ़रोग आम किया जाए और आम लोगों तक उसकी रसाई हो। तो इसके हवाले से भी बताइएगा कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और ख़ासकर जो एक ग्लोबली हम फिनोमेना देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और इसमें कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए, और फिर अगर हम थोड़ा लोकली भी सेल्फिश होकर देखें तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए और इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव्स कैसा लग रहा है? देखें, ये जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, ये सिर्फ मसला पैसे ही बचाने का नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो माहौलियात का फ़र्क है, सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का फ़र्क, सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज थ्रेट को रोकने के लिए है। ये तो एक बात की बात है कि पेट्रोल के अखराजात ज़्यादा हैं या हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हम इस पर नहीं। आप ये देखें सफाई कितनी होगी, इन्वायरमेंट कितना अच्छा, सेहत का मामला कितना अच्छा होगा, तालीम बेहतर कितनी हो जाएगी, लोगों में सुकून और इत्मीनान कितना आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस पर संजीदगी से काम करे, जैसे कि बाइक तो हर जगह बहुत कॉमन हो गई, गाड़ियाँ भी कॉमन नहीं, इनको ये चाहिए कि चाइना से या रशिया से या ऐसे मुल्क से जहाँ सस्ती गाड़ियाँ बन रही हों, वहाँ पाकिस्तान में बैंक के थ्रू आम आदमी को जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसको गाड़ियों का लोन दें और इस तरह दे कि ताकि बजाय आम गाड़ियों के जो बड़ी बड़ी ह्यूज गाड़ियां ख़ास के कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में चलती हैं, जो सिवाय आप समझे कि गंदगी और गलाजत के और कुछ नहीं, या रोड कवर करने के और कुछ, अगर उसकी जगह छोटी छोटी गाड़ियां आ जाएं जो इलेक्ट्रिक से चलती हों तो आप यकीन करें, नंबर एक आपका पेट्रोल कंजम्पशन कम हो गया, इंपोर्ट आपका कम हो गया, फॉरेन एक्सचेंज आपका बच गया, माहौल सही हो गया, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो गए, क्योंकि उनके यहाँ वो रफ्तार और वो चीज़ें नहीं। क्योंकि और दूसरी बात, अब आप समझ लें कि खुद यूरोप इतना परेशान है, अमेरिका इतने परेशान है कि उनके यहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से पेट्रोल से हट के इलेक्ट्रिक की तरफ जाओ। तो ये कदम, इसमें सिर्फ देखना ये है कि एक तो देखिए हुकूमत ने कह दिया, एक हुकूमत ने प्लान बना दिया, एक वज़ीर आज़म ने इंस्ट्रक्शन दी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतना आसान तरीक़ा बनाया जाए, इतना आसान सिस्टम बनाया जाए कि आदमी हर, जैसे स्कूटर तो बहुत अब मैंने देखा ख़वातीन भी चलाने लगी, अच्छा लगता है, मर्द हजरात भी चला रहे, इसी तरह गाड़ियाँ भी लाने लगेंगे। राइट। अच्छा फातमी साहब, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ भी $23 मिलियन का इजाफा देखा जाए। डे बाय डे कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं कि सरप्लस की तरफ आ रहे हैं हम, कुछ ना कुछ जो हमारे पास जो एक इजाफा है वो होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप कि कितना ज़्यादा अब गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसीज़ हैं वो रंग लेकर आ रही है? रेमिटेंसेस की बात करें वो बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करें उसमें इजाफा देखा जा रहा है, अनकन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि रिजर्व्स का बढ़ना हमारे लिए अगेन विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, चाहे वो ग्रेजुअल इजाफा हो मगर हो तो रहा है? देखिए बात ये कि ये तो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, जेब में पैसा हो तो खुशी महसूस होती है, आम सी बात है। तो बात ये कि मुल्क में जितना रिज़र्व बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मुल्क में को एतमाद आएगा, आवाम को एतमाद आएगा, हुकूमत